70 साल का हो गया और मरने के लिए पैदा नहीं हुआ, जीने के लिए पैदा हुआ हूँ, मारने वाले को मार के मरूंगा। चोटी रखने में भी अब मुझे कोई गुरेज ना, वरना जिंदगी में ये सोचता था कि शायद पता नहीं कभी चोटी रख पाऊंगा या नहीं। मैं जामा मस्जिद के पीछे से भी निकलता था, डर लगता कहीं पीछे छुरा ना घोंप दिया जाए। सोया पड़ा हिंदू, पढ़ा लिखा भी नहीं जानता, केवल यही उसका नोट छापने से मतलब रहता है कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, मुझे इंक्रीमेंट मिल जाए। कश्मीर से विस्थापित लोगों के साथ में क्या नहीं हुआ? नहीं मारे गए क्या वहाँ पे? उदयपुर की घटना वहाँ पुनरावृत्ति है या आईसिस का आगमन दिखाने के लिए कि अफगानिस्तान से आईसिस खत्म हो गया, आईसिस की एंट्री हिंदुस्तान में हो गई, उस एंट्री का एक नमूना दिखाने के लिए किया गया है। यहाँ से अब ये तिरंगा यात्रा निकल रही है, तो क्या नाम है आपका? सोनिया झा। कितना लंबा है ये? ये भैया तो मैंने देखा नहीं, काफी लंबा है। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि आज कोई राजनीति नहीं है, हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान के लिए आए हैं, इसलिए आप देखें इतना भीड़ आज तक कभी नहीं देखे होंगे, तो हमें गर्व है अपने हिंदुस्तानियों पे। क्या कहेंगे सर? ये प्रदर्शन करने आए, रैली करने, इसलिए कि सब समाज में जो ये हो रही है, बदमाशी भी हो रही है, इसके खिलाफ प्रदर्शन करने आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र बीर सिंह। कितनी उम्र होगी? मेरी 78 साल है। 78 साल। मतलब जोश वही बरकरार, कोई जोश बरकरार है अभी हिंदुस्तान के लिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। ये घटनाएं ना हो, इसको समाप्त करने के लिए सरकार इस पर कार्रवाई करे। आज कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत बड़ा मैसेज दिया गया। हाँ, इसको सब सारी शाखाएं दिल्ली की सारी तमाम हिंदुस्तान के आदमी आए इसमें, सारे सम्मिलित हुए इसमें। हाँ, इस क्या कहना चाहेंगे आप? तिरंगा लेके आए हैं आज। हाँ, जिहादी फ्री इंडिया, भारत माता की जय। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज लाखों की संख्या में आज यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ के लोग जो एक मैसेज देने की बात की है कि जो शांति प्रिय देश और शांत ही रहे। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया चल रहा है जी, हिंदुत्व जाग रहा है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आज लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आए, जंतर मंतर से मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जिस तरह की जो नफरत वाली जो मानसिकता है वो देश के अंदर नहीं चलेगी। वैसे क्या नाम है? मनीष अग्रवाल। कहाँ से आए? दिल्ली से ही। क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, ये एक सनातन धर्म को इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़रूरी थी। जिस तरह से हमारे एक धर्म जो है गलत तरीके से हमारे मतलब देश को तोड़ रहा है, उसको ये जरूरी है कि दिखाने के लिए कि ये जरूरी है कि हम एक समाज एक रहे, हिंदुस्तान एक है। उसी के लिए हम सब एक रैली निकाली है ताकि पूरा हिंदुस्तान एक रहे, इस तरह से जो गलत हो रहा है वो ना हो। आज बहुत बड़े मतलब बड़े बड़े धर्मगुरु भी आए, बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे भी हुए और यहाँ से कुछ ना कुछ एक बड़ा मैसेज दिया गया। देखो जी, हिंदुस्तान का है, समाज तो पूरा एक साथ आएगा ही आएगा, ये तो आना भी चाहिए और आएगा। और ये शुरू से संत समाज तो हमेशा एक साथ आया ही आया है, उसी ने समाज को जगाया है, वो जगाएगा और उसको जगाना चाहिए। आज इस आंदोलन से क्या मैसेज दिया जा रहा है? आंदोलन से कोई मैसेज नहीं है, आंदोलन से यही है कि हमारा देश एक है, हमारा पूरा हिंदुस्तान एक है, संत समाजन एक है। संविधान से? हाँ जी, ना कि सीरियस है। हम सब भारतवासी एक है और हम अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये हमारा देश एकत्र है, सब हिंदू कोई पतित अलग नहीं है, सब हिंदू सब सोदरे भाई है। क्या कहना चाहेंगे? किस विषय में आप बोलिए, प्रश्न बोलिए। आज यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, क्या मैसेज दिया गया? यहाँ ये मैसेज है कि हिंदू केवल कानून को ही, कानून का पालन करने वालों का आदर करता है, गैर कानूनी तरीके से भारत, गैर असंवैधानिक तरीके से भारत को चलाने की चेष्टा की जाएगी तो ठीक नहीं होगा। और अभी तुष्टीकरण की नीति जो अपनाई जा रही है कि कुछ जो मतांध लोग हैं उनके ऊपर वो कहते हैं कि हमारे ऊपर शरीयत का कानून लागू होगा, भारतीय संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं। टीवी और डिबेट्स वगैरह आकर कहते हैं हम भारतीय संविधान का आदर करते हैं, परंतु उसी पर निकलते ही भारत के संविधान को वो नकार देते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं। कथनी और करनी में जो अंतर है वो पाटना होगा। सभी नागरिक यहाँ पर भारतीय संविधान का पालन करें और विशेष तौर पे संविधान की आड़ में भी, यार वैसे भी कभी किसी को आगे करते, कभी हत्या होती है, तो इन लोगों का इस प्रकार से ये बोलना और दोगलापन बंद होना चाहिए। कहीं ना कहीं संविधान की बात आती है तो जो संविधान, हमारा देश लोकतंत्र देश है, संविधान से चलना चाहिए। कहीं ना कहीं हरकतें जो देखने को मिलती हैं वो दूसरे तरह की मिलती हैं।
देखिए, संविधान जब 1950 में जब भारत ने बनाया था और भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में बना था, तो उस वक्त ये नहीं सोचा गया था कि भारत में लोग किसी भी तरह से अनैतिक कार्य करने वाले होंगे। भारत के लोग जो थे उस वक्त पीड़ित थे और पीड़ित लोगों के पक्ष में ये किया गया था। ऐसा नहीं सोचा भारत में भ्रष्टाचारी भी होंगे या हत्यारे भी होंगे, परंतु आज़ाद होने के बाद में भारत में लोगों का आपस में दमन होने लग गया और जिन परिस्थितियों में भारत का बंटवारा हुआ था वही परिस्थितियाँ आज फिर पुनर्निर्माण की जाने लगी है। तो संविधान निर्माण के समय ऐसी अपेक्षा नहीं की गई थी कि मुस्लिम फिर दोबारा से अलग देश मांगे, तो इसलिए कुछ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता आन पड़ी है। कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज दिया गया है यहाँ से। यहाँ ये मैसेज सरकार के हाथ में, जो कि सरकार को ये कहा गया है कि जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक पार्टियां भी, मैं कहता हूँ अधिकांश राजनीतिक पार्टियां केवल वोट बैंक के लिए अलग से बातचीत करते हैं। आपने पिछले दौरान देखा ना, किसान आंदोलन की आड़ में यहाँ पर किस प्रकार से क्या हुआ था, दिल्ली की सीमाएं जाम कर दी गई थी। लोगों कहते हैं कि वहाँ शराब की बोतलें मिली हैं, दिल्ली का हाईवे बंद कर दिया गया था। दिल्ली में जब चाहे जब चुनौती दी जाती है, यहाँ दिल्ली का बाटला हाउस हुआ, JNU कॉलेज में जो भी हुआ, हैदराबाद कॉलेज में हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ, इस प्रकार से जितने भी ये थे, इन स्थानों के ऊपर जो कुछ करता था वो संविधान को दरकिनार करके, संविधान को चुनौती देकर के ये कार्य की गए। तो उस संविधान, एक तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के जो लोग चलते थे, मैं कहता कुछ राजनीतिक पार्टियों ने भी तिरंगे को अपना आधार बना करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने, परंतु जब जो लोग तिरंगे की रक्षा करने के लिए बलिदान होते हैं उनके प्रति उनके मन में आदर नहीं, और तिरंगा लेकर के देशद्रोहियों के साथ में खड़े हो जाना कि हम देशद्रोहियों को अपने साथ में, वो देशद्रोही तो नहीं बदले, ये भी खुद देशद्रोहियों के साथ में उसी तरह के हो गए। तो इसलिए ये आज जो तिरंगा है, वास्तव में जो राष्ट्रभक्त लोग हैं उन लोगों में तो अपनी प्रेरणा से अपने साथ में जो इकट्ठा किया गया है, ये लोग इस प्रकार के हैं। कहीं ना कहीं जो उदयपुर की घटना हुई और उसके बाद जो वीडियो बना करके रिलीज किया, वो तो कहीं ना कहीं ISI और तालिबानी की तर्ज पर वही चीजें देखने को मिली। भाई साहब, उदयपुर की घटना तो जैसा मैं अपनी आंखों से देख चुका ना, ये तो एक उसका एक 100वां हिस्सा भी नहीं है। आपने जो याद होगा क्या, आपकी तो क्योंकि पैदाइश बाद की है, 1947 में पाकिस्तान से जो लोग आए थे उनके साथ में क्या हुआ, कुछ देखा होगा ना। आंखों में वो लोग रोते थे, उनकी माताओं बहनों के साथ में बच्चे को भाले की नोक के ऊपर उछाल करके मार जाता, बलात्कार किया, छाती के ऊपर लिख दिया जाता था कि जब तू अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो तेरे को बाप का याद आएगा, तो ये यहाँ तेरे छाती के ऊपर नाम लिख रहा हूँ। उन लोगों को भारत में रहने के लिए, उनके लिए पक्षधर यहाँ पर भारत के अंदर लोग खड़े होते हैं। लानत है ऐसे लोगों को, जो भारत इतना उदार और अच्छा रहा है, उन लोग कश्मीर से विस्थापित लोगों के साथ में क्या नहीं हुआ, नहीं मारे गए क्या वहाँ पे? तो उदयपुर की घटना वहाँ पुनरावृत्ति है, या आईसिस का आगमन दिखाने के लिए कि अफगानिस्तान से आईसिस खत्म हो गया, आईसिस की एंट्री हिंदुस्तान में हो गई, उस एंट्री का एक नमूना दिखाने के लिए किया गया है। और ये भारत के राजनीतिकों को, भारत सरकार को एक चेतावनी के रूप में ये किया गया है। इसमें उदयपुर की घटना, इसमें इसका यूँ कहेंगे ना, क्या नाम, नूपुर का, अरे नूपुर से पहले नहीं हुआ क्या? दिल्ली में भी कितनी हत्याएं हुई हैं? नूपुर तो बहाना है देश को जलाना। नूपुर तो बहाना है, नूपुर का तो नाम लिया जा रहा है क्योंकि एक हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि हमारे यहाँ ऐसा कह दिया जाता था बच्चे की जिद पे, अगर मैं तो तब मानूंगा जब इस ऊंट को कुलिया में बिठा दिया जाए। अरे नूपुर का इससे क्या लेना देना है? नूपुर ने क्या कहा था? नूपुर ने तो अगर कुछ कहा था तो भारत का जो न्यायाधीश नूपुर ने गलत कहा है वो कह दे कि नहीं तुझे ऐसा बोलना चाहिए था। न्यायाधीश की जबान बंद है। नूपुर ने ऐसा क्या किया जैसा गलत कहा है? अगर नूपुर ने गलत कहा था तो वो न्यायाधीश ये बता दे कि वास्तविकता ये थी। तो जब इतिहास के अंदर नूपुर ने यही पढ़ा है, यही सिखाया गया, तो उसने गलत क्या कहा है? कहीं ना कहीं न्यायाधीश तो ये कह चुके हैं कि जो नूपुर का बयान है उसकी वजह से उदयपुर की घटना। नूपुर का बयान गलत था तो न्यायाधीश बता दे कि ठीक बयान ये था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का तालिबान सपोर्ट कर रहा है कि तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट में आज भी जो 1914 से पहले या जब ये सरकार आई थी ना, आपने देखा होगा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने किस प्रकार से क्या हंगामा किया था। हमारी याददाश्त कमजोर है। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे केंद्र के अंदर स्थायी सरकार बैठे। 1914 से पहले कांग्रेस सरकार ने 30 प्रांतों को स्वायत्तता देने के लिए कहा, यानी यहाँ पर
देश में जितने भी प्रांत होंगे वो एक स्टेट के लगे, सेंटर के अंदर केवल एक सरकार रहे, स्टेट के अंदर कोई सरकार, और प्रत्येक सरकार जिस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ का जो सीएम नहीं ना होकर के वहाँ का अपने आप को मुख्यमंत्री कहता था, यहाँ आज 30 भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का ये टुकड़े करने की योजना बना ली थी। वहाँ पर जो एक योजना बनाई गई थी, बड़ी खतरनाक योजना थी, ये माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल जो आया था 2005 में और 2011 में। सोया पड़ा हिंदू, पढ़ा लिखा भी नहीं जानता, केवल यही उसका नोट छापने से मतलब रहता है कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, मुझे इंक्रीमेंट मिल जाए। उसका यूनिवर्सल माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल क्या था, किस तरह से हिंदुओं को हत्या करने, ये तो उसी टाइम का बीज बोया हुआ है। 2009-10 में जब यहाँ पे दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, कंडम्स निरोध वगैरह ये सारा सब कुछ बाहर रेलवे स्टेशन, कॉलेज, मेट्रो स्टेशन इनके ऊपर रख दिया गया था। क्या चाहते हैं भारत की संस्कृति को खत्म करके भारत को एक ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो सिंगापुर की तरह से यहाँ देह का व्यापार हो और ऐसे ही लोग रहें। देश को बर्बाद करना चाहते हैं, बर्बाद करने के देश को सांस्कृतिक आधार पर बर्बाद करके देश को रखना चाहते हैं। मतलब विचारों से खेला जा रहा है। पहले वैचारिक रूप से भारत को गुलाम बनाया जा रहा है पश्चिमी देशों का, और पश्चिमी देशों के, क्योंकि अगर ज़्यादा कहोगे तो मैं अगर पूरा हिस्ट्री पूछोगे मैं छोटे से लेकर बड़े तक सारा शुरुआत से बता सकता हूँ। संविधान के निर्माण के समय यानी भारत में जब अंग्रेजों को बुलाया गया 1906 में जब ये हुआ था, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वगैरह का, मोहम्मद अली जिन्ना और ये जितने थे, उस टाइम ही इनका विरोध नहीं हो गया था, करना चाहिए था क्या। और 1942 में जब भारत आज़ाद हो जाना चाहिए था, जब अंग्रेज यहाँ पर दुनिया के अंदर ही कमजोर हो गया, तब इन गुलामों ने उनको यहाँ पे बैठा कर रखा। एक छोटा छोटा नेपाल हो, बर्मा हो या श्रीलंका वगैरह, ये कोई गुलाम नहीं हुआ। और भारत इतना विशाल देश, इतना बड़ा देश, इतना ताकतवर देश, वो उनकी गुलामी करता है। आज भी वो गुलाम यहीं पे हैं। और वो राजनीतिक पार्टियां आज स्वाभिमान के साथ में जीना, मैं कहता हूं कि वर्तमान में हमने जीना सीखा है। और चोटी रखने में भी अब मुझे कोई गुरेज ना, वरना जिंदगी में ये सोचता था कि शायद पता नहीं कभी चोटी रख पाऊंगा या नहीं। मैं जामा मस्जिद के पीछे से भी निकलता था, डर लगता था कहीं पीछे छुरा ना घोंप दिया जाए। इस तरह का डर हो गया पैदा। डर आज भी है कि पता नहीं कब टेलीफोन ना आ जाए, कोई ऐसा कर दे। तो ये तो वीएचपी ने टोल फ्री चालू कर दिया। मैं अब बोनस में जी रहा हूँ, 70 साल का हो गया, और मरने के लिए पैदा नहीं हुआ, जीने के लिए पैदा हुआ हूँ। मारने वाले को मार के मरूंगा। अच्छा, जीने के लिए पैदा हुआ, मरने के लिए पैदा नहीं हुआ था। तो देश के लिए मरूंगा, अपने परिवार के लिए भी नहीं मरूंगा, ये भी मैं दावा करता हूं। अगर अकारण मौत होती है तो देश के लिए मरूंगा, परिवार के लिए नहीं मरूंगा, ना किसी लोभ लालच में, ना किसी हिंदू को मार के मरूंगा।